जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाय अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, हम स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के लिए हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो धर्मिता के बारे में। तो हमने इसकी जो एक क्लास है ख़त्म कर ली है। ये हमारी सेकेंड क्लास होने वाली है। इस टॉपिक की सेकेंड क्लास हो। हमने पहली क्लास में पढ़ा था रेडियो धर्मिता क्या है और रेडियो एक्टिव तत्व कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो उस समय हमने बताया था जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं ये अदृश्य किरणों के रूप में गायब हो जाते हैं। तो अदृश्य किरणों के रूप में जब गायब होते हैं तो इनमें से कुछ किरणें निकलती हैं। कौन सी किरणें निकलती हैं इसके बारे में जो सबसे पहले बताया रदरफोर्ड ने बताया। किसने बताया? तो रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम बताया था। कुछ प्रयोग किए, कुछ प्रशिक्षण किया, तो उसी के बाद इन्होंने बताया। अब इनका जो प्रशिक्षण है उसके बारे में हम बात करते हैं, क्या इन्होंने परीक्षण किया था। चलिए देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर समझे, इन्होंने अपना जो परीक्षण किया, क्या इन्होंने एक बॉयल लिया, इसमें इन्होंने क्या रखा, रेडियम रखा। इसमें क्या रखा, रेडियम। इन्होंने रेडियम रखा और रेडियम रखने के बाद इसके आसपास जो है एक विद्युत क्षेत्र बनाया। ऐसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बनाया। चलिए यहाँ पर हम दिया गया है, हम इसके बारे में देखते हैं। ये आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखें मित्र, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या प्रयोग किया, इस प्रयोग को हम समझते हैं। यहाँ पर समझिए, इन्होंने क्या किया, एक बॉयल लिया, उसमें क्या किया इन्होंने रेडियम धातु को रखा। कौन सी धातु, ये पूछा जा सकता है। बताइए, रदरफोर्ड ने परीक्षण कब किया? तो 1899 में परीक्षण किया था। और किस धातु पर किया था? तो रेडियम धातु पर किया था। और इन्होंने इसके आसपास, यहाँ आसपास वाले क्षेत्रों में क्या किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बनाया, एक विद्युतीय क्षेत्र बनाया। कौन सा क्षेत्र? विद्युतीय क्षेत्र बनाया। अब जहां पर विद्युत आता है तो वहां पर आपको पता है एक तरफ प्लस होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, माइनस। आप किसी साइड भी बना सकते हैं। तब ये देखा गया कि कुछ समय बाद ये जो रेडियम था गायब हो जाने लगा और एक किरणों के रूप में गायब होने लगा। कुछ किरणें इधर साइड गई, कुछ किरणें सीधा चली गई, कुछ किरणें इधर चली गई। यानी जो किरणें माइनस की तरफ गई उन्हें कहा गया अल्फा किरणें, और जो पॉजिटिव की तरफ गई उन्हें कहा गया बीटा किरणें, और जो सीधी चली गई उन्हें कहा गया गामा किरणें। अब आप यहां पर बताना है, देखिए, अब आप ये बताइए, अगर जो माइनस की तरफ कौन सी किरणें आई होंगी, अपने अपोजिट आकर्षित करेगा। यानी अल्फा किरणें क्या थी, इनमें धनावेश होगा। ये माइनस की तरफ जितने आई, ये क्या थी, अल्फा किरणें। माइनस किसको आकर्षित करेगा? प्लस को। सेम को नहीं आकर्षित करता। तो यानी अल्फा किरणों पर धनावेश होता है। धनावेश कितना होगा? तो 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। कितने? 2 प्रोटॉन के बराबर हो जाता है। अब एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर 19, 2 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। यानी आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि अल्फा किरणों पर धनावेश होता है, आसानी से याद हो जाएगा। अल्फा किरणों पर आवेश कितना होता है? कभी कभी ऑप्शन में दे देता है 2 प्रोटॉन के बराबर, 3 प्रोटॉन के बराबर, 1 प्रोटॉन के बराबर, ऐसे देता है। कभी कभी डायरेक्ट दे देता है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे वहां पर क्या दिया गया है। और जो इधर की तरफ गई यानी माइनस की तरफ गई, ये किसको आकर्षित किया होगा? जो धनात्मक किरणें हैं यानी धनावेश है, तो उनको आकर्षित किया होगा। बीटा किरणें क्या हुई? बीटा किरणों पर कैसा था? ऋणावेश था। बीटा किरणों की तरफ पहले से धन था, धनावेश था, तो एक किसको आकर्षित करेगा? जिसमें ऋण होगा, अपोजिट को। तो यानी बीटा किरणों पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। और ऋणावेश इतना किसके बराबर आवेश होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और ये
देख रहे हैं गामा किरणें। गामा किरणें के बारे में बात करें तो इस पर कोई आवेश नहीं होता, एक ऐसी होती हैं तो उदासीन होती हैं, यहाँ से आप देख चुके। चलिए हम बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ आप कहाँ से देख सकते हैं, तो पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल दिया गया है, टेलीग्राम चैनल दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां जा सकते हैं। और आप हमें इंस्टा, व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। अब इनकी जो हम बात करेंगे, इसके बाद हमें बात करनी है भेदन क्षमता कितनी होती है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से देखने को मिला है भेदन क्षमता। तो भेदन क्षमता जो सबसे ज्यादा होती है, भेदन क्षमता वो किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा जो होती है गामा किरणों की होती है। फिर उससे कम बीटा किरणों की होती है, उससे कम अल्फा किरणों की होती है। आपको इनका प्रतीक पता है कि नहीं, या नहीं पता तो आप लिख लिए। ऐसे गामा होता है, बीटा इस तरह से होता है, अल्फा इस तरह से कुछ होता है, ये आप याद रखेंगे। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, गामा किरणों की होती है। गामा किरणें कितने 100 सेंटीमीटर मोटी धातु के चादर को पार कर सकती हैं। आप सोचिए 100 सेंटीमीटर कोई धातु ऐसे है, उसको क्या करेंगी, गामा किरणें पार कर जाती हैं एक तरफ से दूसरी तरफ की। बीटा किरणों में यानी 10 गुना कम इनकी क्षमता होती है, यानी ये 10 सेंटीमीटर मोटी धातु की चादर को पार कर सकती हैं। और अल्फा किरणों में बहुत ही कम होती है, कागज से भी इनको रोका जा सकता है, ये कागज को भी नहीं पार कर सकती, इतनी कम होती है अल्फा किरणों की भेदन क्षमता। तो इसको आप याद रख लें। चलिए अब आगे आते हैं, अगले स्लाइड पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रखा गया है, तो नोट करके लिखेंगे मित्र। आप जो है जरूर से याद रखें, जरूर बनाएं नोट्स, क्योंकि अंतिम समय में नोट्स ही काम आने वाली है। देखिए कैंसर के उपचार में किस किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो ये याद रखेंगे कैंसर के इलाज में जो प्रयोग किया जाता है गामा किरणों का ही प्रयोग किया जाता है। किसके इलाज में, कैंसर के इलाज में। अच्छा, कैंसर से कुछ और प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में बात कर ले। अब गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है और कौन सी गैस होती है, तो रेडॉन गैस होती है। कौन सी गैस, तो रेडॉन गैस होती है, रेडियम रेडॉन जोड़ के रख सकते हैं। और किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60, इसे ही तो समस्थानिक कहा जाता है ना। आप सभी को पता है समस्थानिक, हमने समस्थानिक पढ़ा दिया, अगर नहीं पढ़े तो आप पीछे जाकर पढ़ सकते हैं। और किस प्रकार के फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, 3 रंग का फास्फोरस पाया जाता है, जिसमें से काला फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो कैंसर के इलाज से और कोई प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, ये 100% आप श्योर रहें, इससे आगे कोई प्रश्न नहीं बनेगा। अब अगली स्लाइड पे आते हैं, तो अगली स्लाइड पे हम बात करें। चलिए, आपको पता है या नहीं पता, ना पता हो तो जान लीजिए, जो ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं ये अंधेरे में चमकते रहते हैं, और इनका जो कलर होता है किस कलर के चमकते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हरे पीले रंग के चमकते रहते हैं। किस तरह से, हरे पीले रंग के चमकते रहते हैं, इसको आप याद रखें। रेडियोधर्मी तत्वों को कांच के बर्तन में रखा जाता है, ये आप याद रखेंगे। रेडियोधर्मी तत्वों को कहाँ पर रखा जाता है, कांच के बर्तन में रखा जाता है। दरअसल आप जानते हैं रेडियोधर्मी तत्व अगर ऐसे खुले में रख दिए जाए तो कुछ समय बाद वो क्या होते आते हैं, गायब हो जाते हैं, तरंगे उसमें से निकलती हैं, तरंगों के रूप में वो वस्तुएं गायब हो जाती हैं, वो तत्व गायब हो जाता है। गायब होने से बचाने के लिए इनको कांच के बर्तन में रखा जाता है ताकि यह गायब ना हो। अब रेडियो धर्मिता का मात्रक क्या होता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे मिलेगा। दरअसल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके 3 मात्रक हैं। पहला मात्रक जो आता है क्यूरी आता है, रेडियो धर्मिता का मात्रक क्यूरी है। दूसरा आता है रदरफोर्ड, तीसरा आता है बेकुरल। अब पेपर में डिपेंड करता है कि विकल्प में क्या दिया गया। अगर रेडियो धर्मिता का मात्रक पूछा जाएगा तो इन तीनों में से कोई एक होगा, तीनों एक साथ नहीं होगा, तो इस वजह से घबराए नहीं, केवल यही 3 आप याद रखें, इनमें से क्या ऑप्शन में दे दिया जाता है। या पूछ लिया जाए रेडियो धर्मिता का मात्रक नहीं है तो 3A दे दिया जाएगा, कोई एक और दे दिया जाएगा। तो वहां पे आपको समझना होगा कि ये 3 तो होते हैं, बाकी 3 के अलावा और कोई नहीं होता, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगली स्लाइड पर बात करें। देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे गए हैं, इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। चलिए, ये है यूरेनियम।
दरअसल ये यूरेनियम भारत में नहीं पाया जाता है, जो भारत इसको आयात करता है, मंगाता है दूसरे देशों से, रसिया और ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है। यूरेनियम जो है सबसे अच्छा रेडियोधर्मी तत्व है। सबसे अच्छा रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है, पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में तो यूरेनियम है। पहला खोजा गया रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है, तो यूरेनियम है, ये याद रखेंगे। यूरेनियम सबसे अच्छा रेडियोधर्मी तत्व है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताइए सबसे अच्छा रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, यूरेनियम। सबसे पहला खोजा गया तत्व कौन सा है रेडियो एक्टिव तत्व, तो यूरेनियम है। अगला है थोरियम। थोरियम जो है भारत में पाया जाने वाला सबसे अच्छा रेडियोधर्मी तत्व है। दरअसल पूछ लिया जाए थोरियम, थोरियम से पूछा कैसे जा सकता है प्रश्न, भारत में पाया जाने वाला सबसे अच्छा रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है, तो आप बताएंगे कौन सा है, तो थोरियम है। ये कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा और केरल के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर पाया जाता है, मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। अब यहाँ पे कई बार हमें खुद ही यह प्रश्न देखने को मिला है, ये एसएससी से लेकर कोई भी एग्जाम देते हैं, मोनोजाइट रेत में कौन सी धातु पाई जाती है, कई बार पेपरों में देखने को मिला है, तो इसको आप याद रखेंगे, थोरियम पाया जाता है। अब याद रखिएगा थोरियम का अयस्क कौन हो जाएगा, मोनोजाइट हो जाएगा। थोरियम का अयस्क कौन है, मोनोजाइट। अब रेडियोधर्मिता को मापने के लिए जीएम काउंटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जीएम काउंटर यंत्र यानी हम कह सकते हैं जीजर मोलर काउंटर, ठीक है, इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगले क्लास में हम बात करेंगे नाभिकीय अपक्रिया। नाभिकीय अपक्रिया जो साथी एग्जाम दिए होंगे वो जानते होंगे एक कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखा जाता है, बहुत प्रश्न बनते हैं। तो ग्रुप डी में निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा, किसी न किसी सेट में तो देखने तो मिलेगा ही 100%। और आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको पीडीएफ मिलेगी। इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में वहाँ पर जाके आप लिंक ले सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद। बस इस क्लास में इतना ही।